राजस्थान की राजनीति की बात करें तो हमेशा से ही एक मुद्दा चर्चाओं में रहता है और वो खेमा है कांग्रेस का सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट का। वर्ष 2021 में जो ये अंदरूनी खींचतान चल रही थी वो निकलकर सामने आई थी। उसके बाद कई सारी क्रिया और प्रतिक्रियाएं भी आई। हाल ही में वो मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी द्वारा एक बयान दिया गया और उसके बाद से तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया आई और वो बयान इतना वायरल हुआ कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी उस पर एक टिप्पणी करनी पड़ी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हेमाराम जी स्वयं हैं और इनसे जानते हैं कि प्रदेश में क्या चल रहा है, क्योंकि इनके पास जो राजनीतिक अनुभव है, पूरा अपना जीवन जो है वो राजनीति में इन्होंने बिताया है और हाल ही में इन्होंने घोषणा भी की थी कि मैंने राजनीति से संन्यास लिया है और वही जो है सलाह अशोक गहलोत को भी दी थी कि जिस तरीके से मैंने राजनीति से दूरी बनाई है, दूसरों को मौका दिया है, ऐसे अब उन्हें भी नयों को मौका देना चाहिए। हेमाराम जी, आपका एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है। मैंने कोई अशोक जी गहलोत को सलाह नहीं दी। हाँ, आपने मेरा बयान सुना होगा। हाँ, मैंने उसमें यही कहा कि मैं अशोक जी गहलोत को सलाह दूं इस स्तर का हूँ नहीं। वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 5 बार MP रहे, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, कितनी बार और मंत्री, केंद्र में मंत्री भी रहे। तो मैं उनको सलाह दूं तो कोई मतलब ही नहीं और देने का सवाल ही नहीं। तो जो आपका बयान था वो ये कर रहा था कि मैंने तो राजनीति इतने साल कर दी, अब मैंने संन्यास लेके मैंने मेरे बारे में कहा। हाँ। मैंने राजनीति संन्यास ले लिया क्योंकि मेरी अब उम्र हो गई, तो फिर नए और युवा लोगों को राजनीति में मौका मिले। हाँ। ये मैंने मेरी सोच की बात कही। हाँ। बाकी मैं अशोक जी मुख्यमंत्री जी को सलाह दूँ, ऐसा आपका ये भाव भी है कि भाई अब जो पुराने नेता हैं उनको अब संन्यास लेकर के नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं? होना चाहिए। उम्र के साथ उम्र का एक तकाजा होता है, तो उम्र के हिसाब से दूसरे को अगर मौका दे तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जो मेरा ऐसा सोचना, आज की समय में मैं जो आज काम कर सकूं उससे ज़्यादा मेरे से कम उम्र के लोग ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जब पहली बार विधायक 1980 में बना, उस समय मेरे काम करने की जो क्षमता थी वो आज क्षमता नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो क्यों हेमाराम जी आपको लगता है कि तमाम जो नेता है, लीडरशिप है, आज 50-60 साल राजनीति में रहे, लेकिन उसके बाद भी उनको पद की मंशा आज भी है, पद की चाह आज भी है? अब ये तो वही जाने। हाँ। उनके बारे में तो मैं मेरी तरफ से उनको क्या कहूँ। मैं तो मेरी सोच की बात मैंने कही। मैंने खूब रैली, मैं पहली बार 1980 में MLA बना। हालांकि राजनीति में पहले से भी था। मैं 1973 में वकालत शुरू की, तब भी था। छात्र जीवन में भी था। भैरू सिंह जी, अमृतनाथ बाड़मेर में खड़े हुए तो उस समय भी था। उससे पहले भी था। वृद्धि चंद जी बाड़मेर से MLA थे। छोटा लेवल था मेरा, पर उससे पहले ही राजनीति। पर अब इतना लंबा समय हो गया राजनीति में, आखिर ये अमीर लोग जनता की सेवा करेंगे, दूसरा कोई सेवा कर ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। और सेवा करने के लिए दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। राजनीति क्या है? राजनीति क्यों राजनीति में हम राजनीति में ये क्यों सोच के आए, क्या जरूरत है इसकी? ये जनता की सेवा का माध्यम है। इसके द्वारा जनता की हम सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं हो और सरकार में हम अगर कुछ भागीदारी नहीं हो तो हम जनता की सेवा अच्छे से नहीं कर सकते। वैसे तो कोई भी, हर आदमी भी जनता की सेवा कर सकता, साधारण आदमी भी जनता की सेवा कर सकता है और कर ही रहे। आज अगर यूँ देखा जाए तो छोटे स्तर के लोग भी जनता की बहुत सेवा करते हैं। और राजनेताओं का तो आज का कैसा चरित्र है, कैसा उनका हिसाब किताब है, कैसी उनकी ईमानदारी है, दूसरी है, उसके बारे में तो मुझे तो कहने की अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद राजनीति में हूँ। पर इसलिए अब मैंने तो ये सोचा कि अब राजनीति से अपने को हेमाराम जी, हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बयान दिया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे साथ जो है वो ठीक नहीं हुआ, साजिशें हुई, इस कारण जो है मैं अध्यक्ष नहीं बना। अब ये तो अशोक जी जाने। आप उस घटना के गवाह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये तो अशोक जी जाने। पर CMR अशोक जी मुख्यमंत्री थे, उनके निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। जितने भी कांग्रेस के विधायक थे उनकी वहाँ बैठक हुई। अशोक जी उस बैठक में मौजूद थे। उस समय अशोक जी खुद ने अपने स्पीच में कहा, वो आज स्पीच कहीं है नहीं है, खड़े होके कहा, पत्रकार लोग होंगे वहाँ, होगा, मिल जाएगा, पता करोगे। उन्होंने खुद खड़े होकर कहा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ
और नॉमिनेशन फाइल करूँगा वहाँ पर, और आप सब लोगों को वहाँ आना है, और मैं आपके राजस्थान से दूर नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में ही हूँ, ये बात उन्होंने कही। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात उन्होंने हमको तो कह दी थी। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ वो तब अशोक जी जाने, अशोक जी को ज़्यादा ध्यान है, हमारे को तो इतना इसका कोई ध्यान है नहीं, क्योंकि हम तो छोटे स्तर के आदमी हैं। मैं तो कभी दिल्ली टिकट मांगने के लिए गया नहीं, कभी मंत्री बनने के लिए दिल्ली गया नहीं। पार्टी ने आदेश दे दिया, चुनाव लड़ लिया, आदेश नहीं दिया, नहीं लड़ा। एक बार आदेश नहीं दिया, परशुराम जी मदेरणा गुड़ामाल ने चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, परशुराम जी को वहाँ से जीता करके भेजा। एक बार 80 में मैंने टिकट बाड़मेर से मांगा था, विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन मेरे को बाड़मेर से टिकट मिला नहीं और गुड़ामाल ने से दिया। तो फिर पार्टी का आदेश था, इसलिए गुड़ामाल ने चुनाव लड़ा। हालांकि टिकट मिलने के बाद में मैं जयपुर आया मना करने के लिए कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि गुड़ामाल में से मेरा कोई लेना देना था नहीं। बाड़मेर से तो मैं इच्छुक था चुनाव लड़ने का, क्योंकि बाड़मेर मेरा कार्य क्षेत्र था। गुड़ामाल में उस समय मेरा कोई कार्य क्षेत्र था नहीं, कोई मेरे लोगों की पहचान वगैरह कुछ था भी नहीं, और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी जीतने की। फिर भी पार्टी ने आदेश दिया तो मैंने लड़ा। उसके बाद में फिर 90 के अंदर पार्टी ने मेरे को वापस बाड़मेर में चुनाव लड़ने का आदेश दिया। 80 में तो मैंने मांगा, जब तो टिकट दिया नहीं, और 90 में मैंने मेरे गुड़ामाल से 80 और पीछे 2 बार एमएलए रह गया, तो मेरा कार्य क्षेत्र हो गया वहाँ पर कहा गया 90 में नहीं, आपको बाड़मेर से चुनाव लड़ना, बाड़मेर से लड़ दिया। फिर मान 93 के अंदर कहा गया अब आपको चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो मैंने नहीं लड़ा और पार्टी के लिए काम किया। कहीं कोई अगर कोई बता दे कि भाई परशुराम जी की मदद नहीं की हो और कहीं भी कोई की हो, तो हमेशा टिकट मिला तो चुनाव लड़ दिया, नहीं मिला तो नहीं लड़ा। और पार्टी के लिए जितना मेरे से हो सका काम करने की कोशिश, मैं नहीं कहता कोई मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया। हेमाराम जी, वर्तमान में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब बदले जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और ऐसे में अशोक गहलोत का वो बयान आना 2021 वाला, जो मानेसर घटना हुई, तमाम चीज़ें जो हुई उस पर प्रतिक्रिया देना, तंज कसना, तमाम चीज़ें करना, आपका राजनीतिक अनुभव इतने सालों का है, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? अशोक गहलोत का ये इस समय में ये बयान आना कितना महत्वपूर्ण है? अब ये तो अशोक गहलोत ही बता सकते हैं। ये इस बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों दिया, क्या नहीं। मैं तो खुद भी जब इनका बयान सुना तब ये, और जहाँ तक ये मानेसर की बात कर रहे थे, ये तो कई बार कह चुके इसके बारे में था, ये कोई पहली बार नहीं कहा, ये हर बार हुआ है। तो ये तो जब भी अपना वक्तव्य देते हैं तो उसमें मानेसर तो उसमें उससे जुड़ा हुआ है, तो वो उनकी मर्जी है, वो क्या कहे क्या नहीं कहे। हम मानेसर गए थे, हाईकमान से मिले थे, हाईकमान हमारे को जो निर्देश दिया हम उस निर्देशों के अनुसार आज दिन तक चलते आ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं कहने को। आरोप किसी भी लगा दो, लगाने में कोई भी लगा सकता है। बीच की अगर बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में रिश्ते अच्छे हो गए थे, कई बार कई सभाओं में एक साथ, कई बार ये मैसेज भी दिया कि राजस्थान कांग्रेस एकजुटता है। लेकिन इस बयान के बाद अलग अलग ये लग रहा है कि अब फिर से जो है वो शुरू हो गया है इन दोनों के बीच में, जो अब स्थितियाँ ठीक, रिश्ते ठीक नहीं हैं। पायलट साहब की तरफ से तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आज ही मैं मिला था पायलट साहब के, हमारे तो अशोक जी गहलोत के बीच में ऐसा कुछ है नहीं। और आपने सुना होगा आज भी उन्होंने कहा वो तो वैभव जी को जैसा मानते हैं वैसा ही मेरे को मानते हैं। तो वैभव, आप इस बात से सहमत हैं कि अशोक गहलोत, वैभव गहलोत और सचिन पायलट को एक जैसा मानते हैं? ये तो अशोक जी गहलोत ने भी कहा कि मैं, ये राजेश पायलट जी जब थे उस समय वैभव गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों ही बराबर ही थे, वैभव गहलोत जैसे ही सचिन पायलट थे। मैं तो इनको मेरे बेटे जैसे ही मानता हूँ, और इसीलिए ये कह रहे हैं मैंने इनको मंत्री बनाने के लिए दिल्ली में सिफारिश की। तो मानते हो बेटा, मानते हैं तभी तो सिफारिश की। आज है वैसी स्थितियाँ? आज आपको लगता है, हेमाराम जी को लगता है कि आज वही स्थितियाँ हैं, बेटे जैसा मानते हैं पायलट साहब को गहलोत जी? होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है ना, तो उसमें सबको एकजुट रहना है, और कोई आपस में किसी तरह का मतभेद है तो मतलब मनभेद नहीं होना चाहिए, और पार्टी के लिए एकजुट रहना चाहिए। रहा सवाल पार्टी में किस बात का झगड़ा, कोई विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। झगड़ा न पायलट साहब के, न अशोक जी के, न और किसी नेता के, न हमारे कोई होना ही चाहिए। जहाँ तक सवाल रहा मुख्यमंत्री का, ये तो हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। अशोक जी को 3 बार मुख्यमंत्री पार्टी नेतृत्व तो नहीं बनाया ना, पार्टी हाईकमान ने बनाया, और आगे भी पार्टी हाईकमान क्या पता अशोक जी को बना दे, पायलट साहब को बना दे, और किसी को बना दे, क्या पता लगे इसका। मेरे जैसे आदमी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया ना, ये तो पार्टी नेतृत्व ने बनाया, मेरी तो क्या हैसियत। अशोक गहलोत, मैं विधायक दल का नेता मैं बनूं, मैं कोई उस हैसियत का व्यक्ति हूँ क्या? लेकिन फिर भी उन्होंने बना दिया।
मुझे एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी दे दी। मैं तो बहुत ही उस समय टेंशन में था। जिम्मेदारी दे दी तो मैंने कोशिश की, मैंने कैसे ही करके वापस सरकार लाएं तो ये जिम्मेदारी देनी इसका कोई है मतलब नहीं। तो ये नेता प्रतिपक्ष से कुछ नहीं, आज है कल चला जाएगा, मुख्यमंत्री है तो ही जाएगा, MLA तो जाएंगे, ये जिंदगी भी चली जाएगी एक दिन, इस संसार से भी जाना। अशोक गहलोत ने हंसते हुए ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री मैं बनना तो नहीं चाहता, लेकिन लोग चाहेंगे तो ऐसा देखेंगे। इस मजाकिया अंदाज में ये कहा है, तो क्या अभी भी अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद की चाह में है? लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं देते। व्यक्ति विशेष को देना तो पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़े, कोई फिर बने मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करना, इतनी सी बात है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अगर वर्तमान की बात करें तो ये राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में वर्तमान में कई सारे गुट बन गए हैं। पहले अशोक गहलोत सचिन पायलट का गुट था, अब डोटासरा जी का अलग गुट है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अलग गुट है, हरीश चौधरी का अपना अलग गुट बना रहे हैं। क्या ऐसी गुटबाजी वाकई में है, हेमाराम जी को लगता है? नहीं, मेरे को तो ऐसी कोई गुटबाजी नहीं लग रही है। पायलट साहब कि आप कह रहे हो तो ये पायलट साहब, हम उस समय ये भाई नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते, मुख्यमंत्री अशोक जी को बनाया, पार्टी नेतृत्व बनाया, तो हम हाई कमान के सामने अपना पक्ष रखना चाहते थे। कभी हम नेतृत्व 2.5 साल हो गए, हाँ, इसलिए अब मुख्यमंत्री अगर बदला जाए तो ठीक रहे। अब वो चाहे हमारा पक्ष सही था या नहीं था, हाईकमान के सामने, हाईकमान से हमारी बात हुई, मीटिंग हुई, कमेटी बनाई, एक 3 आदमियों की, अहमद पटेल भी उस कमेटी में थे, वो तो स्वर्गवास हो गया उनका। लेकिन उसके बाद में फिर मेरे को मंत्री भी बनाया, हम मानेसर कर रहे हैं, उसमें हम गए, उनमें से कितने लोगों को मंत्री भी बनाया, इनके साथ काम किया है, इनकी सरकार में, इनके साथ में तो 5 साल पूरे किए हैं सरकार के, अच्छी सी सरकार भी चली बढ़िया। और फिर इसके बाद में अब इनके क्या है, सरकार अच्छी चली तो हेमाराम जी रिपीट नहीं कर पाई सरकार, क्या कारण रहे होंगे उस समय जब 2023 की सरकार बनी थी भाजपा की? तो रिपीट क्यों नहीं कर पाई अगर सरकार ने अच्छे काम करे तो? रिपीट तो होने की स्थिति नहीं बनी। अगर रिपीट उसका कारण आप मानते हैं कि पायलट और गहलोत गुट की आपस की लड़ाई रही होगी? पायलट और गहलोत गुट की लड़ाई तो नहीं रही, पर कई कारण रहे। अब उन कारणों को तो मतलब पार्टी उस पर सोचे विचार करे। अब मैं कह दूँ ये इस कारणों से पार्टी आ रही है, मैं अकेला तय करने वाला नहीं, न कहने का कोई मेरे को अधिकार है, पर कुछ कोई न कोई वजह तो रही होगी, अगर नहीं तो वापस सत्ता में आ भी जाते। लेकिन जो भी वजह रही, अब उस पर फिर से बैठ करके पार्टी के नेताओं को विचार करना चाहिए, और इस बार वापस हम सत्ता में कैसे आए, बस इस पर ही पार्टी को फोकस करना चाहिए। और हम लोगों को आपस में इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए कि ये आदमी मेरा है, इसको टिकट दो, इसको दो। मैं नेता परिषद था, 200 आदमियों की टिकटों की सिफारिश में तो राय तो मेरी ली गई थी, सोनिया जी के साथ हम मीटिंग में बैठते थे, कई बार मीटिंग हुई, एक बार नहीं कई बार। सीपी जोशी जी भी थे, तो हमने जो उम्मीदवार की जिसकी भी राय दी वो ये सोच के कि ये भी जीतने वाला है, और जीत के आ जाए, 100 से ऊपर हमारे MLA आ जाए, हमारी सरकार बन जाए, क्योंकि हमारी सरकार थी नहीं उस टाइम, सरकार नहीं थी हमारी, तो 100 से ऊपर MLA आ गए और हमारी सरकार बन गई, और अशोक जी मुख्यमंत्री बन गए, मैं मंत्री बन गया, 5 साल राज चला, और 5 साल के बाद फिर चुनाव हुए, फिर हम हार गए, हमारी सरकार नहीं बनी। फिर बाद में सरकार, फिर 5 साल के बाद में उस समय 21 ही MLA आए, और फिर पायलट साहब अध्यक्ष बने, फिर हमारी सरकार बनी, फिर वापस हमारी सरकार चली गई। तो कहीं कहीं कोई इस पर सोचने की जरूरत है। अभी आप कह रहे हैं कि जब पायलट साहब अध्यक्ष थे तो उन्होंने खूब मेहनत करी, और नो डाउट सबने देखा भी होगी। 21 से अगर सरकार बनी है तो बिना मेहनत के तो नहीं होता होगा। मैं भी कहता हूँ, मैं नेता परिषद था, सीपी जोशी थे, सीपी जोशी जी ने भी खूब मेहनत की, हाँ, और मैंने भी उनके साथ अच्छे से काम किया। सीपी जोशी जी जानते हैं, हम दोनों ने मिल करके वापस कैसे सरकार बने ये सोच करके हमने काम किया। टिकटों के मामले में भी सीपी जोशी जी हमने यही इसी हिसाब से सोच करके कि भाई अपने जीतने वाला चाहिए। अच्छा, वर्तमान में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने कई अध्यक्षों का कार्यकाल देखा है, अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष है, अब अध्यक्ष बदलने की बातें भी, चर्चाएं भी चल रही है, अब संगठन सर्जन के तहत कई नए चेहरों को जिला अध्यक्ष के तौर पर मौका मिला है। तो वर्तमान स्थितियाँ कांग्रेस की क्या ठीक चल रही है, वर्तमान में ठीक है, या अध्यक्ष बदलना चाहिए, अभी आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अध्यक्ष बदलने की बात नहीं करता, ना मैं अध्यक्ष बदलने की बात करता, ना मैं ये कहता कि ये अगला मुख्यमंत्री ये होना चाहिए। ये अध्यक्ष कौन रहे,
अभी ये है कंटिन्यू करे या दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करे, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, नहीं, हम कई इतने कार्यकर्ता- बड़े नहीं हैं हमारा जो इस बारे में अपनी कई जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के डेडिकेटेड जो लोग हैं, कांग्रेस को जो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, वो कई बार ये मांग भी उठाते हैं और जो कार्यकर्ता उनकी मांग हमेशा पार्टी का आलाकमान मानती रही है। अब ये मांग उठ रही है कि अब जो है वो सचिन पायलट को जिम्मेदारी राजस्थान की दे देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की फिर से सरकार बने। तो क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं? मेरे कहने से अध्यक्ष नहीं बनाना, जनता की पसंद जो हो उसको अध्यक्ष बनाओ, मेरा यही राय है। जनता ये मांग कर रही है कि आपके कार्यकर्ता आपसे कई लोग मिलते होंगे। जनता ये मांग कर रही है कि नहीं रही, आप भी जनता में ही हो ना, हाँ, आप भी इस दुनिया में ही हो ना। हाँ। हैं? आपसे क्या छिपा, मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी है। हम्म, हाँ, जनता से राय ले लो, पूछ लो, फिर बनाओ अध्यक्ष। जनता की राय हो तो उसको बनाओ बस। तो आपको लगता है कि अभी कुछ बदलने वाला है? ऐसी आपसे राय नहीं, इस संबंध में मेरे पास कोई इसकी जानकारी है नहीं। बिना जानकारी के मैं यूँ तुक्के से बात नहीं करता। अच्छा हेमाराम जी, अब आप कांग्रेस के बाद हम आ जाते हैं आप वर्तमान सरकार की किस तरीके से देखते हैं? सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, आप भी लगातार क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई लोग आपसे मिलने भी आते हैं, तो क्या लोग संतुष्ट हैं? वर्तमान में सरकार की क्या स्थिति है? अब सरकार की स्थिति तो आप खुद से छिपी हुई है नहीं। इस सरकार में किस प्रकार से कानून व्यवस्था का हाल है, सुनवाई नाम की कोई चीज़ है नहीं, एक तरफा सब मामला चल रहा है। जो इनके पक्ष के लोग नहीं हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, वोटर लिस्टों में नाम नहीं जोड़े जाए। जो अभी परिसीमन हुआ ये पंचायती राज का, नगर पालिका परिषद का, एक वार्ड बना दिया 10,000 का, एक वार्ड बना दिया 3,000 का। 10% 20% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरह से वार्ड बढ़ाए और उनकी सीमाएं कोई आपस में लगती नहीं है, फिर भी उनको बना दिया। और तो मतलब इन्होंने इस मनमानी कर रहे हैं ये, और मनमानी कोई भी करेगा तो उसका तो अंत मेरे को तो खराब लगता है। हाँ, अभी तो इनके हाथ में, हाँ 2.5 साल तक तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भौंका नहीं कर सकता। ये जो चाहे वो कर ले, जिसको चाहे उसको मुकदमा में फंसा दे, जिसको सरपंच बनने से रोकना उसको रोक दे। राज्यसभा का मेंबर बनने से रोक दिया तो सरपंच तो है चीज़ क्या है? राज्यसभा के मेंबर के सामने एमएलए बहुमत है, वोट किसको दे एमएलए? उसका फॉर्म ही खारिज कर दिया। तो अब आप देखना, आप इस पंचायत राज के चुनाव में, सरपंचों में, प्रधानों में, प्रमुखों में, आने वाले एमएलए के चुनाव में फॉर्म खारिज होंगे ज़्यादातर तो बीजेपी वाले निर्विरोध चुन लेंगे, आप देख लेना। तो क्या कांग्रेस पार्टी पंचायती राज चुनावों के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि हम किसी भी सूरत में जो इस बार? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो तैयार बैठी, चुनाव हुए तो ना, चुनाव ही कहाँ हो रहे हैं? इनकी तो चुनाव कराने की हिम्मत ही नहीं है ना, हिम्मत टूट गई इनकी। ऐसा ये हाई कोर्ट डंडा बजा रहा है, अब हाई कोर्ट की भी नहीं सुन रहे। हाई कोर्ट वो संयम लोढ़ा जी गए हैं, कितनी बार ये टाइम मांग रहे हैं, अभी भी कुछ पता नहीं। जुलाई 31 दी थी इनको टाइम, 31 जुलाई तो आ जाएगी, आ ही गई समझो आप, है जून है ना, जून के बाद में तो जुलाई है ना, इनकी कोई है तैयारी है? इसी पर लग नहीं रही है कोई तैयारी के चुनाव। ये कह रहे हैं ओबीसी की रिपोर्ट नहीं, ओबीसी की आज थोड़े आरक्षण दिया, ओबीसी के पंचायत राज जो 1995 के अंदर व्यवस्था हुई नहीं, तब से लागू है। हाँ, तब से मैं ओबीसी के सरपंच चुने जा रहे हैं, उस सिस्टम से कर देते। अगर आपको कोई नए अगर जनगणना ये ऐसा कोई आंकड़े प्राप्त करके करवाना था तो अब ओबीसी आयोग बने कितना टाइम हो गया, आंकड़े इतने दिन अब जुटाए नहीं जा सकते। बिल्कुल हेमाराम जी, आप जिस विधानसभा से आते हैं, जिस विधानसभा में आपने जनता की सेवा की है, कई सारे काम करवाएं, उसी विधानसभा से जो अभी वर्तमान विधायक बने और सरकार के मंत्री भी हैं, तो लोग आपके विधानसभा क्षेत्र से आपसे मिलते होंगे। हालांकि आपने ये तो कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लोगों का आज भी आपके प्रति उतना ही स्नेह है, उतना ही प्यार है, लोग लगातार आपके पास हैं। तो क्या मोटा मोटी आपको लगता है कि लोगों की काम नहीं हो रहे हैं, शिकायतें आ रही है, या फिर जो लोगों को दबाया, ऐसा कुछ हो रहा है? हो रहा वो आप देख रहे हो, ये बालो धोरी मीना गुड़ामाला ने उपखंड को बालोतरा में डाला, और उसके अंदर फिर धोरी मीना के पास में लुखू, धोरी मीना की सीमा लगती है, धोरी मीना जो नगर परिषद है ना, 10-12 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर में नगर पालिका की सीमा है ना, उसके लुखू गांव लगता है, लुखू की सीमा लगती है, उसको तो रखा बाड़मेर में। अब उसके पुलिस थाना बाड़मेर हो गया, एसडीओ कोर्ट बाड़मेर हो गया, तहसील नोकड़ा हो गई। तो
इनकी हालत खराब, बाड़मेर के साथ रहे, इनकी हालत खराब कर दी, और बालोतरा के साथ गए, वो कोलिया ना भूणिया के पास से बालोतरा जाना पड़ता है, पहले थी उससे दुगनी दूरी से भी ज़्यादा हो गया। अब उसके लिए इतना किया, लेकिन सुने कौन? कोई सुनवाई है क्या इस राज्य में? सुनवाई तो है नहीं। अब फिर भी पब्लिक अगर इनको चाहती है कि इसमें भी इन्होंने फिर स्वागत किया, फिर मतलब मंत्री ने जितना स्वागत ये बालोतरा जिले में उपखंड धोरीमीना और गुड़ामालानी को सम्मिलित किया ना, उस समय उनका स्वागत हुआ ना। धोरीमीना, गुड़ामालानी, वो कह रहे हैं जोधपुर से, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, वो तो वो ज़्यादा उन्होंने बता भी दिया और बता देंगे। इसका ही अगर स्वागत हो रहा है तो फिर अब ये समझ में नहीं आ रहा जनता भी क्या चाह रही है, ये भी क्या करना चाहते हैं, क्या होगा ईश्वर जाने। मेरे तो ये समझ के बाहर बात हो गई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या मामला है, क्या हो। हेमाराम जी को क्यों कि वहाँ कोई खाली कांग्रेस वालों को बालोतरा नहीं जाना पड़ेगा, बीजेपी वालों को भी जाना पड़ेगा। और धोरीमीना के पास में बैठे हैं, ये उड़ासर है, उड़ासर वालों को अब धोरीमीना रह रहे हैं ज़्यादातर, मतलब आज बड़े कस्बे में लोग बस गए, वहाँ बैठे हैं। उनको काम काज के लिए बाड़मेर आना पड़ेगा, उनका थाना बाड़मेर हो गया, उनका SDO कोर्ट बाड़मेर हो गया, तहसील उधर नोकड़ा हो गई। तो फिर भी अब वो बीजेपी वाले कहे हमारे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो भाई ठीक, तुम्हारे साथ हम भी चला लेंगे, और तो क्या। तुम बालोतरा जाने में खुश हो तो हम भाई दुखी से हम जनता के लिए लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे, बाकी तो हमारे क्या लेना। मैंने देखा, मैंने कहा भाई जनता इस मामले में दुखी है और मेरा दायित्व बनता है, इसलिए मैं जनता के साथ खड़ा रहूँ। धरना जनता ने शुरू तो किया था, मैं तो उसमें सम्मिलित हो गया। अब उसने उसको धरने को मेरा धरना बता दिया, मेरा धरना नहीं था, वहाँ की जनता का ही था। मैं गया, जनता ने साथ भी दिया। और यूँ तो अब क्या है कि अब राजनीति वैसी चीज़ हो गई कि मतलब दूसरे को चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, वो कहे बालोतरा कर दिया जिला, उनके दिमाग में बीजेपी के जो लोग हैं ना माइंडेड दिमाग, उनके तो बालोतरा नहीं जयपुर कर देना तो भी वो कहे भले ही कर दो बस। पर हमारे सही किया, ऐसी सोच वालों को क्या हम कहें। अच्छा, ये धरना हमने पार्टी की तरफ से नहीं रखा था, ये कांग्रेस पार्टी का धरना नहीं था, आम जनता का, आम जनता का था। अब कांग्रेस के लोग उसमें नहीं आए तो बीजेपी वाला तो वैसा ही कोई बच्चा ही आने, बीजेपी वाला तो उसका स्वागत कर रहे हैं, बीजेपी वाला तो काम देख लिया। तो फिर धरना तो कौन दे। और लोगों में ये भी माहौल था कि जैसे बालोतरा जिला बनाए तो अब हमारा क्या है कि आने वाले समय गुड़ामालानी को जिला बना लेंगे। इस बात को लेकर के लोगों में एक भ्रांति या इस प्रकार की बात चली कि गुड़ामालानी जिला बनेगा तो हमारे फायदा हो जाएगा और हम गुड़ामालानी कहा मैंने उस दिन बना दो गुड़ामालानी जिला, बना दो, कौन मना करता है। अभी तो मैं वो तो हम तो धरना उठाते भी नहीं, लेकिन ये मई 27 तक रोक लग गई, राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं। हाँ, मैं तो समझ, इस बात को समझने वाले आदमी के लिए बात है, जो नहीं समझे उसके लिए तो क्या है। हाँ। मुझे मालूम है कि ये सब भजन लाल जी के हाथ में नहीं है करना, क्योंकि भारत सरकार रोक लगा दी, जनगणना काम शुरू हो गया। तो मई 27 की जनगणना काम पूरा होगा तब रोक हटेगी, रोक हटेगी तब तक लिए धरना हमने स्थगित किया। उसके बाद में जनता से फिर मिल करके अब जनता पूरी राय होगी तो फिर धरना देंगे, करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, और फिर भी पार नहीं पड़ेगी तो भुगतेंगे, और क्या। अच्छा, अगली सरकार कांग्रेस की अगर आती है, हेमाराम जी की उसमें मजबूती हो तो हेमाराम जी पहला काम सरकार कांग्रेस की बनते ही क्या बालोतरा जिले का जो सीमांकन उसको ठीक करवाएंगे? वो तो होना ही है। हाँ, वो तो लोगों को अगर इस तरह से इधर से उधर फेंक दिया, जिधर जो रोल लेना चाहिए राय ले लेंगे। मैंने बालोतरा जिला जब बना था उस समय पायला कल्ला सेंद्री के पास में है, तो पायला कल्ला के लोगों की दो राय थी। कुछ लोगों की राय थी कि बाड़मेर में रखो हमको, कुछ लोगों की राय थी बालोतरा के साथ। मैं पंचायत समिति की मीटिंग में गया पायला कल्ला, तो वहाँ पर पंचायत समिति की मीटिंग में तो ज़्यादा लोगों की राय थी कि बाड़मेर के साथ रखो, तो मैंने उसको बाड़मेर के साथ रखने का कह दिया, प्रस्ताव वगैरह उसी हिसाब से बनाया हो रहा था। फिर लोगों को पता पड़ा कि अभी पता क्या, लुका छुपा तो था नहीं, जैसा इन्होंने किया, हमने तो खुला था। तो लोगों को पता हमको बाड़मेर, तो फिर उस पंचायत समिति के लोग इकट्ठा हुए कि हम तो बालोतरा के साथ रहेंगे, ठीक है नहीं। तो भाई बालोतरा साथ रहना है तो वो तो पंचायत समिति में उस टाइम तो ये बात थी ना, दोबारा तुम इकट्ठे जाओ। फिर मैंने कहा आप धोरीमीना समिति की मीटिंग नहीं, पंचायत समिति के आम पब्लिक आप पहला पे इकट्ठे हो जाओ और मैं आ जाता हूँ वहाँ, जो आप निर्णय करेंगे वो जो आप निर्णय हो वो कर देना। फिर आम पब्लिक में गया तो फिर वहाँ फिर ज़्यादा लोगों की राय ये थी कि हम बालोतरा के साथ रखो। तो मैंने ज़्यादा लोग कहे वो करो भाई, वो तो कायदे की बात है, तो बालोतरा साथ रह जाओ, मेरे को कोई उसमें आपत्ति नहीं। मेरा बाकी क्षेत्र विधानसभा का बाड़मेर जिले में रहे गुड़ामालानी का, और एक ये भाग
पायला कल्ला समिति का बालोतरा रह ले, उसमें मेरे क्या पड़ता, मैं बालोतरा ही चलेगा। आप लोग खुश रहो वो करो, जहाँ पब्लिक खुश है वहाँ बस वही किया। हेमाराम जी, वर्तमान की बाड़मेर की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? बाड़मेर में क्या कुछ राजनीति में चल रहा है? क्योंकि बाड़मेर मैं तो राजनीति में सक्रिय हुई नहीं। मैंने तो राजनीति से, मेरा तो संन्यास लिया हुआ है। नहीं, आपने लिया, आपकी जो चाहने वाली जनता है वो अभी भी आपको नेता मान के बैठे कि हम, हमारे लिए चाहे कुछ भी हो, हेमाराम जी के साथ हम रहेंगे, हेमाराम जी चाहे करेंगे, कहेंगे वैसा करेंगे। जनता कहेगी तो जनता को सही सलाह दूंगा, गलत सलाह तो मैं कभी देता नहीं, किसी को भी दी नहीं। मेरे को किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने मुझसे अभी कभी कोई सलाह दी, पूछी तो मैंने उसको सही सलाह दी। खोटी सलाह दी एक ही मेरे को बीजेपी का आदमी कह दे कि मेरे को खोटी सलाह दी, और बीजेपी वाले को कभी कोई जबान से कह दिया, कमिटमेंट कर दिया, तो उससे साथ धोखा नहीं किया। ये मेरी अब 80 साल की उम्र हो गई, मेरा जीवन इस तरह का बीता, तो अब आगे तो मैं इस तरह के और कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, तो अब बाड़मेर की राजनीति में ये भी चर्चाएं हैं कि अब सुनीता जी जो हैं आपकी सुपुत्री, वो इस बार चुनाव में एक्टिव रहेंगे, चुनाव मैदान में रहेंगे। सुनीता तो अभी तक कोई किसी राजनीतिक पार्टी की मेंबर भी नहीं है। वो तो अपना धंधा कर रही है, पहले वकालत करती थी, अब उनका अहमदाबाद में धंधा है, वो अपना धंधा कर रही है। वो मेरी उम्र हो गई नहीं, उम्र के हिसाब से थोड़ा मेरा ख्याल रखती है, इसलिए वो थोड़ा मेरे साथ रहती थी। तो बाकी राजनीतिक बाकी राजनीति क्या करना, मैंने कर ली, खूब देख लिया मैंने भविष्य में। हाँ, भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो हेमाराम जी चाहेंगे कि अपने परिवार से कोई राजनीति में आना चाहिए? जिस तरीके से जनता का आपके प्रति आज भी प्यार है, तो उनकी सेवा के लिए हमारे परिवार से कोई एक सदस्य हो। सेवा का तो ये जो सुनीता अभी भी सेवा कर रही है, ये सेवा हम लोग नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो इन्होंने की नहीं की। फिर वीरेंद्र धाम बहुत बड़ा एक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। हेमाराम जी, आमतौर पर हम लोग देखते हैं, मेरा आखिरी सवाल है कि नेता जो हैं उम्र बीत जाने के बावजूद भी राजनीतिक चाह रखते हैं, पद पाना चाहते हैं, जैसा आप लोग, हम सब लोग देख रहे हैं। आपके मन में ऐसा क्या आ गया कि मैं अब राजनीति से संन्यास लेता हूँ? इक्के दुक्के नेता होंगे पूरे देश भर में, या अपने क्षेत्र की बात करें तो ऐसे ओपनली सार्वजनिक है कि मुझे राजनीति नहीं करनी, ना मैं चुनाव लड़ूंगा, और आज से आपने करके भी दिखा दिया 2023 चुनाव में। देखो, इंसान की कमजोरी है, इंसान की ये कमजोरी है कि पैसे की कोई सीमा नहीं, जिस वो कि इसको संतुष्टि मान ले, ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट। जिसके पास 100 करोड़ रुपए है वो भी उसको कम मानता है, जिसके पास 5000 करोड़ है वो भी कम मानता है, जिसके पास करोड़ ही नहीं है, लाखों में ही है, वो भी कम मानता है। हाँ। तो अच्छा, पद जिसको मुख्यमंत्री का पद मिल गया वो भी उसको छोटा मानता है, जिसको मंत्री का पद मिल गया वो भी छोटा मानता है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए है। और एमएलए बन गया, पहले अभी तो अब सभी एमएलए बनने के हैं, जो नहीं बने हैं वो एमएलए बनना चाहेंगे पहले तो। जिस दिन एमएलए वो चुनाव हो गया, जीत जाएंगे, दूसरे दिन को उनके चक्कर लग जाएगा मंत्री का। मतलब ये तृष्णा खत्म नहीं होती, आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो ये पद की तृष्णा, पैसे की तृष्णा, ये खत्म नहीं होती है, और इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। एक चीज़ की लिमिट बांध दी भगवान ने, और कोई लिमिट नहीं देखी मैंने, वो ईश्वर ने बांध दी लिमिट। अगर ईश्वर वो लिमिट नहीं बांधता ना ईश्वर, तो ये दुनिया आज रहती नहीं। हाँ, वो लिमिट क्या आप कहोगे? वो लिमिट ये है कि ये जो पेट है ना, इसके अंदर अपन कितना खा सकते हैं। कोई आदमी ज़्यादा खाता, कोई कम खाता है। मैं खाना खाता हूँ, उतने खाने से 4 आदमी खाना खा सकते हैं, एक मान लो बात है। और मैं ज़्यादा खाता हूँ, मान लो दूसरे 4 आदमियों को पेट भर सकता, पर तो मैं 4 आदमियों को खाना खा सकता हूँ, उससे ज़्यादा कितना, उससे ज़्यादा नहीं खा, उससे ज़्यादा तो नहीं। अगर मैं 100 आदमियों का खाना खा सकता हूँ तो मैं 100 आदमियों का खाना खा जाऊँगा, तो फिर लोग तो भूख मरेंगे, अनाज तो सब खा जाएंगे। ये लिमिट भगवान ने बांधी। ऐसी लिमिट अगर बांध दें पद के लिए, ये पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आप कर नहीं पाओगे। हाँ, बस आपकी लिमिट यही है, तो रुके तो नहीं। बाकी तो इंसान रुकने वाला नहीं है, उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। हाँ, ये तृष्णा जब तक नहीं मिटे ना। हाँ। बहुत ही बड़ी बात कही है हेमाराम जी ने। हेमाराम जी, मेरी एक आखिरी सवाल है, और एक आपसे ये भी चाहूँगा कि आप आज के दौर में तमाम उन राजनेताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आपने बताया कि सन 1973 से आप राजनीति में एक्टिव है, आज एक लंबा अरसा आपका राजनीति में हो गया है, तो क्या तमाम नेताओं को एक सलाह, या यूँ कहना चाहेंगे जो नए युवा राजनीति में लोग आ रहे हैं, नई राजनीति, आज की दौर की राजनीति, क्या उन्हें कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो राजनीति करें और कैसे जनता का काम हो सकता है? अब मेरी सलाह कोई पूछे मुझे तो मैं दे दूंगा सलाह, यूँ बिना पूछे किसको सलाह दूँ? अब मेरे को ये पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं कह देता हूँ। मेरे पास कई लोग आते थे, मैं राजनीति में था पहले,
मेरे पास जब मैं कोई नाम लेके नहीं, मतलब मेरे पास आए क्या साहब हम राजनीति माना चाहते हैं, मैं कहा भाई इस राजनीति में कुछ नहीं है, मैं हूँ, मेरे को पता है, इसलिए भी अपना कोई काम धंधा करो ठीक रहेगा। क्या नहीं साहब, तो उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, वो उन्होंने मेरे छोड़ दिया। फिर कोई दूसरे मिल गए, अब सब ऐसा कौन कहते हैं, दूसरों को चक्कर में पड़ गए, और चक्कर में पड़ गए, वो राजनीति चक्कर में घूम रहे ऐसे लोग हजारों लोग होंगे, मैं देख रहा हूँ, मेरे जानकारी में लाखों लोग, हजारों लोग बाड़मेर जिले में हो जाएंगे, लाखों जो इस राजनीति के चक्कर में बर्बाद हो गए, मिलना कुछ। अब जो जीत गया वो तो ठीक है, उसने तो अपना कुछ इल्म कर लिया है, बाकी तो मिलना क्या है। आज एमएलए में इतने पैसे खर्च करके आप एमएलए बन करके करोगे क्या? सरपंच में इतने पैसे खर्च करते हो, उसके बाद सरपंच बन के क्या करोगे? जनता की सेवा, जनता की सेवा कौन सी? सरकार का पैसा आता है वो लगाना, वो तो कोई भी लगा देगा, कोई भी लगा देगा। अब उसमें से कितना लगा रहा है ये बात अलग है, लगाते नहीं है लोग अधिकतर। अब लगाते हैं नहीं लगाते, मैं कहूँगा फिर अभी इस उम्र में किसी से क्यों दुश्मनी लो, पर मेरे को नहीं लगता। तो राजनीति में देखो सेवा के लिए आवे, जब तुम, अब मुझे लगा नहीं, मैं मानता हूँ कोई समय में राजनीति एक सेवा का माध्यम था और लोग सेवा के हिसाब से ही आते थे। मुझे याद है हमारे गांव की बात, सरपंच के चुनाव के टाइम में पहली बार सरपंचों की बात थी, तब हमारे गांव में एक पंचायत बनी, उस पंचायत में भाई सरपंच किसको बनाए, तो गांव के लोग इकट्ठा हुए तब किसको बनाए, तो अब क्या किसको बनाए, कौन बने, कौन धक्का खाएगा, कौन जाएगा, कौन गोता खाएगा रोज, चक्कर काटेगा। ये होता था उस समय? हाँ उस समय वो मालूम है मेरे को, चक्कर काटेगा। मेरे पिताजी थे वो, फिर हमारे क्या भाई एक हमारे थोड़े पढ़े लिखे भी हुए, कुछ पढ़े लिखे भी थे नहीं लोग, एक नवला राम जी करके कुछ पढ़े लिखे थे, मतलब होशियार आदमी थे, पढ़े लिखे भी थे, कि इनको बना दो, ये धक्के खाते रहेंगे, बाकी कौन जावे। हाँ, तो उस समय तो पढ़े लिखे का कुछ था नहीं, अनपढ़ का ही मामला था। तो मेरे पिताजी को बनाते तो वो भी बन जाते, वो कभी सरपंच नहीं बने, उन नवला राम जी को सरपंच बनाया। वो टाइम था, और आज कितना एक रुपया खर्च नहीं होता है सरपंच में, पहले 1 रुपया ही खर्च नहीं होता था। मैं भी, हमारे भी परिवार से 6 बार में से सरपंच है, लेकिन हमने तो 1 रुपया खर्च नहीं किया। गांव वाले उल्टा थोड़ा करते हैं तो फिर वो मानते नहीं है, तो फिर वो फॉर्म भर देती बस। उसके अलावा वोट किसी से नहीं मांगा, एक व्यक्ति वोट मांगे क्यों? हम तो चुनाव लड़ने मना कर रहे हैं, वोट मांगने की बात जब उसके लिए है ना, जो कहे मैं चुनाव लड़ूँ मेरे को वोट दो, वो जबरदस्ती कर। और आज स्थितियाँ ये है कि हर घर में एक सरपंच बनना चाहता है, हर घर का व्यक्ति, हर घर में सरपंच बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए। कितने एमएलए के उम्मीदवार हैं, लाइन लगी है। बिल्कुल, ये हेमाराम जी थे, जिनको वाकई में आज न सिर्फ मारवाड़ क्षेत्र में बल्कि राजस्थान में जो अच्छी राजनीति करने वाले तमाम नेता हैं वो उनको आदर्श मानते हैं। इनके कई सारे एथिक्स सिद्धांत जो हैं उनका कई लोग अनुसरण भी करते हैं, और आज इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद।